नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड में गोरखों का प्रशासन किस तरह का था हम समझेंगे। पिछले पार्ट में हमने गोरखा शक्ति का उदय व गोरखों का उत्तराखंड पर आक्रमण व अधिकार कैसे हुआ हमने समझा था। अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं हमने यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ शुरू की है, जिसके हमने 9 पार्ट अपलोड किए हैं। आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए क्विज भी दूंगा, उसे ज़रूर करें और कमेंट में अपने उत्तर दें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले माना कि आज बड़ी तकलीफ़ें हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन का इतिहास। दोस्तों, उत्तराखंड में गोरखों से पूर्व चंद वंश भी राज कर चुका था। जनता के लिए जैसे चंद राजा थे वैसे ही गोरखे भी थे, क्योंकि चंदों का दमन चक्र भी कम नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि चंदों और गोरखों की प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी थी। उत्तराखंड में गोरखा या गोरखाई प्रशासन, कुमाऊं तक गढ़वाल दोनों में ही गोरखों का प्रशासन नागरिक के बजाय फौजी प्रशासन अधिक था, जिसमें अनेक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे काजी, फौजदार, सूबा, सरदार, दिट्ठा, बिचारी, बख्शी इत्यादि पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। सूबेदारों को, जो कि नागरिक सेनाध्यक्ष होते थे, के वही अधिकार थे जो पंवार राजाओं के दीवान के थे। और प्रगणों का शासन फौजदारों के हाथ में था, जो कि सैनिक अधिकारी होते थे। वहीं गोरख्याली में समाज के सभी वर्ग के लोग आते थे, चाहे वो शासक हो या शासित हो। उस समय गढ़वाल 3 फौजदारों में विभक्त था, यानी 3 सैनिक प्रशासन में विभक्त था, जहां अलग अलग सैनिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो राज्य करते थे। सामाजिक दृष्टि से हिंदू लोग गोरखाओं को अपनी तुलना में घटिया समझते थे, जिस कारण गोरखा प्रशासक हिंदुओं को दमित कर आतंकित रखना चाहते थे। इसका एक कारण दूसरा हो सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड की समाज की सांस्कृतिक पद्धतियाँ थी, वो गोरखा संस्कृति से मेल नहीं खाती थी। गाँवों के प्रधान सयानों या थोदारों के अधीन थे। जो प्रधान होते थे सयानों या थोदारों के अधीन थे, जिन्हें राजकर के अलावा सयानों व थोदारों को भी दस्तूर देना पड़ता था। गोरखों ने समाज का शोषण व उत्पीड़न का अलग अलग तरीका अपनाया, जिसमें प्रमुख हैं दास्ता, कर प्रणाली और बेगार। ये 3 शोषण दमन के मुख्य आधार थे। और इसके अलावा अनेक प्रकार की चुंगियाँ थी, जिन्हें शायर भी कहते थे, और अर्थदंड लगाते थे, तथा कुर्की, जिसे आसमानी और फरमानी कहते थे। ये राज्य कर के अन्य साधन थे। राज्य आय का प्रमुख साधन भूमि कर या लगान था। जो प्रगणों के शासक होते थे वो प्रगणों की आय से ही गोरखा सेना का वेतन देते थे। रैयत, प्रजा व कृषक से राजस्व व लगान वसूल करने में सयाने, थोकदार व कमीन भी निर्धारित राजकर के अलावा चोरी छिपे अपना हिस्सा बढ़ा कर लेते थे। जो सयाने और थोकदार व कमीन होते थे वो क्या करते थे, कृषक से अपना हिस्सा चोरी छिपे लेते थे। उनको राजकर भी देना पड़ता था, और सयाने और थोकदार और कमीन भी अपना अपना हिस्सा लेते थे। इस वजह से जनता पर कर का बोझ इतना हो गया कि वे कर नहीं चुका पाते थे। वहीं गोरखों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय जो काश्तकार लगान चुकाने में असमर्थ रहते थे, उनको पकड़ कर रुहेलखंड, बरेली, बहेड़ी और बाजारों में ले जाया जाता था। और वहीं हरिद्वार में दास मंडी में ले जाया जाता, जहां उनको 10 रुपये से 150 रुपये में बेचा जाता था। उनको 10 रुपये से 150 रुपये में बेचा जाता था। और सब परिवार रोहेलों, गुजरों, वन गुजरों व पठानों तथा डकैतों के हाथ में बेच दिया जाता था। और इनमें जो सुंदर स्त्री पुरुष होते थे उनको अपने पास रखकर उन्हें व्यक्तिगत उपयोग में लाया जाता था, और फिर बाद में नेपाल भेजकर घेटी, छलोड़ी और राजपूत वर्ण पर होने पर उनको खसिया नाम से पुकारा जाता था। उनसे अपना घर का काम भी करवाया जाता था।
गोरखा शासक केवल भूमिधरों व जंगल मालिकों से ही सख्ती से नगद लगान वसूल करते थे और वहीं शिल्पकर्मियों से नगद धनराशि नहीं ली जाती थी, बल्कि उनसे काम करवाया जाता था। गोरखा प्रशासन इतना अत्याचारपूर्ण हो रहा था कि गोरखे ज़बरदस्ती घरों में घुसकर घर का सारा माल खा जाते थे, फल भी खा जाते थे और पेड़ों पर लगे फल को भी खा जाते थे और उसके बाद पेड़ों को खुगरी से काट डालते थे। इसलिए लोग घरों से भागकर पलायन करने लग गए थे। जिन शिल्पकर्मियों को से वो नगद कर नहीं लेते थे, उन शिल्पकर्मियों को वो सिर्फ काम ही कहते थे, क्योंकि उनसे काम करवाते थे। और वहीं सुनार को सुनवार कहते थे और नाई को नौ कहते थे। 1790 ईस्वी में गोरखों की राजधानी अल्मोड़ा थी, क्योंकि गोरखों ने सबसे पहले अल्मोड़ा पर ही अधिकार किया था। गोरखा प्रशासन का उल्लेख चंद्रवंश के 1749 ईस्वी के अभिलेख व तत्कालिक सूबेदार नरभजन शाह के 1813 ईस्वी के अभिलेख से मिलता है। गोरखा प्रशासक ब्राह्मण दासों को कठुआ कहते थे। गोरखे कुमाऊं का सारा तांबा और सोना चांदी लूटकर नेपाल ले गए, क्योंकि तांबे के बर्तनों से ये बहुत लगाव रखते थे। वहीं गढ़वाल में भी अत्याचार बहुत बढ़ गया था। गढ़वाल में अत्याचार यहाँ तक बढ़ गया था कि टिहरी के जो सेम मुख्य स्थित नागराजा मंदिर था, उसमें जो सफाई करने वाले फिकवाल लोग थे, उनकी दशा बहुत दयनीय हो चुकी थी। वे लोग भूखों मर रहे थे। वे लोग जंगली तौड़, खिनवा, तिमुले, हिसालू व कंडाली खाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, इस तरह गोरखों ने अपने नियम कानून बनाए और उत्तराखंड की जनता पर राज करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम गोरखों की न्याय व्यवस्था को समझेंगे। दोस्तों, हमारे साथ बने रहें और यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह क्विज आपके लिए है। आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला प्रश्न, गोरखा प्रशासक ब्राह्मण दासों को क्या कहते थे? ऑप्शन ए नौकर, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी कठुआ, ऑप्शन डी सुनार। दूसरा प्रश्न, गोरखा प्रशासक में आय का प्रमुख साधन क्या था? ऑप्शन ए चुंगी कर, ऑप्शन बी अर्थदंड, ऑप्शन सी कुर्की आसमानी फरमानी, ऑप्शन डी भूमि कर। तीसरा प्रश्न, गोरखा प्रशासन किस प्रकार का था? ऑप्शन ए प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन बी राजा प्रशासन, ऑप्शन सी फौजी प्रशासन, ऑप्शन डी वित्तीय प्रशासन। चौथा प्रश्न, गोरखों ने सबसे पहले किस जिले पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी चमोली। पांचवा प्रश्न, गोरखा प्रशासक शिल्पकर्मियों को कहते थे? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी शिल्पकार, ऑप्शन सी कामी, ऑप्शन डी नौ। लास्ट क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन का उल्लेख किसके अथवा किनके अभिलेखों में मिलता है? ऑप्शन ए कल्याणचंद, ऑप्शन बी सूबेदार काजी नरशाही, ऑप्शन सी सूबेदार नरभजन, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।